छोड़ो बच्ची को, तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। ये लड़के कहाँ से आ गए बॉस? उन्होंने तो हमें देख लिया, अब क्या करें? अबे छोड़ इस आफत को, गाड़ी में बैठ निकलते हैं। ओके बॉस, छोड़ दिया, चलो। साथ ज़यान अनेक तीनों भाई दोपहर के वक्त स्कूल से वापस आ रहे थे। शदीद गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटे का राज था। एक मासूम बच्ची की चीखों पुकार ने दोपहर के सन्नाटे को तोड़ा। कुछ लोग एक मासूम गुड़िया को अगवा करके ना जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। वो नन्ही गुड़िया खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, शोर मचा रही थी। 15 साला साद ने ये मंजर देखा तो इस नन्ही गुड़िया को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। 13 साला ज़यान और 11 साला अनेक ने भी साद की पैरवी की। छोटी उम्र में ही तीनों भाइयों का कदो कामत अच्छा था। साद तो अपनी उम्र से बड़ा मालूम होता था। 15 साल का होते हुए भी वो 18 साल का जवान लड़का लगता था। अगवाकारों ने इन तीनों को आता देखा तो बच्ची को छोड़कर दुम दबाकर भाग निकले। गुड़िया, ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना? साद ने इस नन्ही गुड़िया से प्यार से पूछा। भैया, वो गंदे अंकल मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, नन्ही गुड़िया ने रोते हुए जवाब दिया। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसे रोते नहीं हैं। अब वो चले गए, अब नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो हम तीनों भाई हैं ना, हम मिलकर उन्हें मारेंगे। चलो अब रोना बंद करो और ये बताओ, आप इतनी दोपहर में यहाँ अकेली कर क्या रही हो? आपके साथ कोई बड़ा क्यों नहीं है? साद ने नन्ही गुड़िया के आंसू साफ करते हुए कहा। भैया, मुझे चीज़ लेनी थी, इसलिए मामा से छुप के चीज़ लेने आ गई, नन्ही गुड़िया ने जवाब दिया। देख लिया मामा से छुप के घर से निकलने का अंजाम, ज़यान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता कुछ, मुझे चीज़ लेनी है, नन्ही गुड़िया ने जिद की। अच्छा गुड़िया, रोना बंद करो, हम दिलवाएंगे ना चीज़, अनेक ने जवाब दिया। भैया कितनी क्यूट है ना ये, ज़यान ने नन्ही गुड़िया का गाल पकड़ते हुए कहा। हाँ बहुत प्यारी है, चलो चीज़ दिलवाएं इसको पहले, साद ने नन्ही गुड़िया को गोद में लेते हुए कहा। भैया वो गुड़िया के बाल चाहिए मुझे, नन्ही गुड़िया ने फरमाइश की। गुड़िया के बाल? वो कहाँ मिलेंगे? ज़यान ने सर खुजाते हुए पूछा। भैया वो सामने अंकल खड़े हैं ठेले वाले, उनसे, नन्ही गुड़िया ने सामने खड़े ठेले की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ कॉटन कैंडी, यूं कहो ना, अनेक ने मजाक करते हुए कहा। साद ने नन्ही गुड़िया को खूब सारी चीज़ें दिलवाईं। अब बताओ आपका घर कहाँ है? वो इस गली में, नन्ही गुड़िया ने एक गली की तरफ इशारा किया। गली में पहुंचकर साद ने घर पूछा। वो वाला है भैया, नन्ही गुड़िया ने एक घर की तरफ इशारा किया। अरे वाह, ये बराबर वाला घर तो हमारा है, ज़यान ने खुशी से कहा। अनेक ने बेल बजाई। आ रही हूँ, अंदर से एक खातून की आवाज़ आई। मेरी बच्ची? खातून ने दरवाज़ा खोला। अपनी बच्ची गैर लड़कों के हाथों में देखी तो बेताबी से इस लड़के के हाथ से अपनी बच्ची वापस ले ली। आंटी घबराएं नहीं, हम इसे घर लाए हैं, कुछ लोग इस नन्ही गुड़िया को अगवा करके ले जा रहे थे, साद ने खातून का डर ख़त्म किया। बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैंने मना भी किया था इसको बाहर जाने से, ये नज़र बचा कर निकल गई, रक्षी बेगम शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली। कोई बात नहीं आंटी, आप इस नन्ही गुड़िया को हमारे घर भेज दिया करें, ये बराबर वाला घर हमारा है, ज़यान ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह बच्चों, आप लोग संभाल लोगे इसे, ये रक्षी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी वैसे इस नन्ही परी का नाम क्या है और ये कितने साल की है? चुप खड़े अनेक ने भी गुड़िया के मुतालिक जानकारी में इजाफा करना चाहा। बेटा इसका नाम अलीज़े है और ये सिर्फ 6 साल की है, रक्षी बेगम ने अनेक की जानकारी में इजाफा किया। ओके आंटी, अब हम चलते हैं, मामा इंतज़ार कर रही होंगी, खुदा हाफिज़। साद को माँ की याद आई जो घर में इन तीनों का खाने पर इंतज़ार कर रही थीं। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़, रक्षी बेगम ने तीनों भाइयों को रुखसत किया। भैया मैं आज शाम को आपके घर खेलने आ जाऊँ? अलीज़े ने कॉटन कैंडी खाते हुए पूछा। जी गुड़िया, ज़रूर आना, हम खूब मस्ती करेंगे, ज़यान ने नन्ही अलीज़े को जोश दिलाया। ओके भैया, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ गुड़िया। छोटे हैं हम, बड़े भी होंगे, फिर एक दिन एक दूसरे के भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मामा। साद दरवाज़ा खोलते ही माँ से लिपट गया। ये तरीका था साद का मम्मा की नाराज़गी से बचने का। साद भाई, इतना मक्खन लाते कहाँ से हो? ज़यान ने साद के कंधे पर हाथ रखा। जहाँ से तुम इतनी सारी शरारतें लाते हो ज़यान।
अनेक ने भी साद के दूसरे कंधे पर हाथ रखा। जितने बड़े हो रहे हो ना तुम तीनों, उतने ही शरारती होते जा रहे हो। चलो सीधा अंदर, फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर मुझे देर से घर आने की वजह बताना। कौसर बेगम ने तीनों को अलग किया। ओके मम्मा। तीनों ने अपने अपने कमरे की राह ली। इस घर में 4 कमरे थे, अफराद भी 4 ही थे। 3 भाई, एक इनकी माँ। वालिद वफ़ात पा चुके थे तो कौसर बेगम पढ़ी लिखी थीं। शौहर की वफ़ात के बाद उन्होंने घर चलाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर का शोबा इख्तियार कर लिया और साथ तीनों लड़कों की मिसाली तालीम और तरबियत भी की। तीनों लड़के बहुत लायक थे। साद अपने छोटे भाइयों पर जान छिड़कता था। ज़यान और अनेक भाई का साया बन के रहते थे। मोहब्बत, इखलाक, इज़्ज़त व वक़ार से भरे ये लड़के अपनी माँ के लाडले थे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम आपके पड़ोसी, अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। आज आपके बच्चों ने मेरी बेटी को बचाया था। रक्षी बेगम ने पहलू में खड़ी अलीज़े को सामने किया। अच्छा, बच्चों ने मुझे बताया था। आएँ, आप अंदर आएँ। कौसर बेगम ने खुश दिली से कहा। जी आओ अलीज़े। रक्षी बेगम अलीज़े का हाथ पकड़े अंदर आ गई। माशाअल्लाह, आपकी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी। कौसर बेगम ने अलीज़े के कॉटन कैंडी जैसे रुखसार बारी बारी चूमे। जी बस ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को बनाया ही ऐसा है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। रक्षी बेगम ने अपनी कांच से दिखने वाली बेटी को देखा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी बेटी की ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब की, इसने मेरी गोद खाली नहीं रखी। कौसर बेगम ने आजिज़ी से कहा। जी मुझे भी ये रहमत शादी के 10 साल बाद अता हुई। मेरे शौहर बड़े सब्र वाले हैं, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने उस रब से। आखिरकार हमें अपने सब्र का अजर बेटी के रूप में मिल गया। रक्षी बेगम ने अपनी आप बीती सुनाई। तीनों भैया कहाँ हैं? अलीज़े इनकी बातों से बोर हो गई थी। बेटा वो कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, चलो आपको लेके चलूँ, कौसर बेगम ने प्यार से कहा। वो आप मुझे कोई मदरसा और अच्छा ट्यूशन बता दें अलीज़े के लिए। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती। स्कूल तो मैंने लगा दिया है, बस ट्यूशन का मामला हल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। रक्षी बेगम ने अपना मसला कौसर बेगम के गोश गुजार किया। तो आप परेशान क्यों होती हैं? इस नन्ही गुड़िया को तो मेरा साथ पढ़ा देगा। ज़यान अनेक को भी वही पढ़ाता है। यहाँ ये खेल भी लिया करेगी और पढ़ भी लिया करेगी। कौसर बेगम ने रक्षी बेगम का फ़ौरन मसला हल किया। चलें ठीक है, फिर संभालें आप इसको, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। रक्षी बेगम ने वापसी की राह ली। ठीक है बहन, फिर आइएगा, कौसर बेगम ने खुश दिली से कहा। जी ज़रूर। अलीज़े गुड़िया तंग न करना किसी को। रक्षी बेगम नन्ही गुड़िया को तंबिया करना नहीं भूली। जी मामा, नहीं करूँगी किसी को तंग, अलीज़े मुस्कुराई। भैया मैं आ गई, अलीज़े ने साथ के कमरे में दाखिल होते ही अपने आने की इतला दी। तीनों भाई पढ़ाई में मसरूफ़ थे। नन्ही गुड़िया को देखकर उछल उठे। भाई आज तो छुट्टी दे दें, मुझे नन्ही गुड़िया के साथ खेलना है। ज़यान ने पहली फुर्सत में पढ़ाई से जान छुड़ाना चाही। जी भाई आज दे देना छुट्टी प्लीज़। अनेक ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दी। बेटा आज दे दो छुट्टी, कल से गुड़िया और इन दोनों को साथ पढ़ाना। गुड़िया की मम्मा से मैंने बात कर ली है, ये भी कल से ही पढ़ेगी। कौसर बेगम का भी वोट मिल गया, अब तो छुट्टी लाजमी है। चलें ठीक है, सबकी यही मर्ज़ी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। साद ने छुट्टी की दरख्वास्त कबूल कर ली। भैया छुट्टी हो गई, अब हम खेलें, अलीज़े ने खिलखिला कर तालियों की सर बजाई। उस दिन वो तीनों भाई नन्ही अलीज़े के साथ बचपन में पहुंच गए थे। पूरे दिन खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद नन्ही अलीज़े थक कर सो गई। साद को ही इसे गोद में उठाकर इसके घर छोड़ के आना पड़ा। कुछ ही दिनों में नन्ही गुड़िया तीनों भाइयों से घुल मिल गई थी। लगता ही नहीं था अलीज़े रक्षी बेगम की बेटी है या कौसर बेगम की। कौसर बेगम की 3 लाडलों की लिस्ट में एक लाडली का इजाफा हो चुका था। दोनों घर एक से ही लगते थे। आपस की मोहब्बतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। अलीज़े की आधी तरबियत रक्षी बेगम के घर होती तो आधी कौसर बेगम के घर। साद ने भी अलीज़े को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी। हर क्लास में अलीज़े पोजीशन लेती थी। अलीज़े के सोने के बाद इसे गोद में उठाकर घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी साद की थी। ज़यान नन्ही गुड़िया के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहता था।
ہفتے مہینے میں کوئی نہ کوئی عورت اپنے لال کا لال منہ لے کر لال کرنے والے کے گھر پر کھڑی ہوتی تھی، یعنی زایان کے گھر۔ زایان سے وجہ پوچھی جاتی تو ایک ہی ہوتی تھی، گڑیا کو تنگ کر رہا تھا یہ بچہ، اس لیے میں نے مارا۔ پھر ساتھ سے پٹائی بھی ہوتی تھی۔ زایان ننھی علیزے کے لیے وہ بھی خوشی خوشی کھا لیا کرتا تھا۔ انیک گڑیا کا سینٹا کلوز تھا، وہ جو مانگتی بھاگا بھاگا لے آتا، چاہے خود کی ساری پاکٹ منی کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ علیزے سب کی جان تھی۔ وہ ننھی گڑیا آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ ننھی گڑیا کو لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ بدل رہا تھا، کیونکہ ہر وقت سعد، زایان، انیک تینوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ گلی کی عورتیں علیزے کو ان کے ساتھ دیکھ کر توبہ توبہ کرتی آگے بڑھ جاتی تھیں۔ علیزے یہ سب دیکھ کر بھائیوں کا منہ تکتی، وہ مسکرا کر اسے بہلا دیتے۔ وہ معصوم سی گڑیا بہل بھی جاتی تھی۔ ہائے ہماری چھپکلی آ گئی کیا؟ انیک بھائی، میں کہاں سے چھپکلی نظر آ رہی ہوں آپ کو؟ ارے چھوٹے، یہ چھپکلی نہیں بندریا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چپ کرو تم دونوں، یہ چھپکلی ہے نہ بندریا ہے؟ سعد نے علیزے کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ یس، میرے ساتھ بھائی آ گئے، اب پتہ چلے گا دونوں کو۔ علیزے خوش ہوئی۔ یہ تو چڑیل ہے۔ سعد نے اپنی بات پوری کی۔ تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ علیزے کھلے منہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ سعد نے بھی اسے چڑیل جو کہہ دیا تھا، جو کہ ہمیشہ ان کی شرارتوں سے علیزے کو بچاتا تھا۔ جائیں، میں آپ تینوں سے بات ہی نہیں کرتی، میں جا رہی ہوں۔ علیزے کو تینوں بھائیوں کے کہکے ہضم نہیں ہوئے۔ علیزے رخ موڑ کر منہ بنائے راہداری کی طرف چل دی۔ ارے اچھا، سوری۔ تینوں بھائیوں نے کان پکڑے علیزے کے سامنے۔ تینوں کو کان پکڑا دیکھ کر علیزہ کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ علیزے نے اپنی ہنسی کو بریک لگایا۔ تینوں بھائی بہن کے خوش ہونے پر خوش تھے، لیکن یہ منظر دیکھ کر سامنے کھڑی سائمہ جل کے خاک ہو گئی تھی۔ چلو گڑیا، جا کر مما کے ساتھ میلاد میں بیٹھو، ہم کھانے کا انتظام دیکھ لیں۔ سعد کو کھانے کے انتظام کی فکر ہوئی۔ جی بھیا۔ علیزے نے میلاد کی طرف رخ کیا، جہاں نعت خواں اپنی آواز کا سحر سب پر پھونک رہی تھی۔ آج تو کوثر بیگم کے شوہر کی برسی تھی، تو تینوں بیٹوں نے میلاد کا اہتمام کیا تھا۔ رشتہ دار تو کوئی تھے نہیں، تو سب محلے والوں کو بلایا تھا، جس میں ایک سائمہ بھی تھی جو ہمیشہ علیزے سے جلتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سعد سائمہ کو منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن علیزے سے بہت محبت کرتا تھا، اور سائمہ کے بقول سائمہ سعد سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ تینوں تو چلے گئے۔ سائمہ نے علیزے پر اپنے تانوں کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ ہیلو علیزے، کیسی ہو؟ جی سائمہ آپی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تمہارے ہوتے ہوئے میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سعد کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ زایان اور انیک ہیں نا تمہارے لیے، ان کے ساتھ افیئرز چلاؤ، میرے ساتھ کو بخش دو۔ سائمہ نے 16 سالہ معصوم سی علیزے پر اپنا غصہ نکال دیا۔ آپی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تینوں بھائی ہیں میرے، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ علیزے کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ تمہیں تو میں… سائمہ خبردار، میری گڑیا کے بارے میں ایک لفظ بھی اور غلط نکلا تو اچھا نہیں ہوگا، اور نہ میری گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آنے والے کو میں بخشتا ہوں۔ جس کے لیے تمہیں بلایا ہے نا، جا کر وہی کرو۔ سعد نے منٹوں میں علیزے کا بدلہ لیا اور سائمہ کی خوب عزت افزائی کی۔ سعد کسی کام سے گھر آیا تھا۔ سائمہ کی باتیں سن کر سعد سے برداشت نہیں ہوا اور سائمہ کا غصہ اسی پر اتارا۔ سائمہ نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی، وہ منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے چلی گئی۔ گڑیا؟ جی بھیا۔ میں نے کیا سکھایا ہے؟ ہمیشہ برے لوگوں کی غلط باتوں پر اپنے یہ قیمتی موتی ضائع نہیں کیا کرو، ویسے بھی یہ موتی تمہاری رخصتی کے وقت کام آئیں گے۔ سعد نے علیزے کو بہلایا، ہمیشہ کی طرح وہ بھی بہل گئی۔ بھیا مجھے نہیں جانا رخصت ہو کر، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ۔ علیزے نے سعد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ اچھا بھائی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، چلو اب جاؤ مما کے پاس۔ سعد نے ہار مان لی۔ اوکے بھیا۔ علیزے میلاد سننے چلی گئی، سعد اپنے کام میں چلا گیا۔ سعد تو لکھا قسمت میں ہمارا، لیکن کچھ مشکلوں کے بعد۔ یہ یہاں کب آ کر سوئی؟ میں تو سمجھ رہا تھا اپنے گھر چلی گئی ہے۔ ہرے رنگ کی پٹیالہ شلوار پر لال کرتی، گلے میں نیٹ کا دوپٹہ، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک، وہ اپنے چہرے پر سارے جہاں کی معصومیت سجائے بے خبر سعد کے کمرے میں سو رہی تھی۔ محفل میلاد ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے، پر علیزے نے اپنے گھر جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔
वो तो थक गई थी, नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। जिसका कमरा मिला वहीं जाकर सो गई। सब समझ रहे थे वो घर जा चुकी है, पर वो अलीज़े ही क्या जो साद के बाजुओं में घर ना जाए। साद अलीज़े को उठाने के इरादे से आगे बढ़ा। 26 साला साद 16 साला अलीज़े के हुस्न के सहर में खो गया था। अलीज़े कसमसाई। साद अलीज़े के सहर से वापस आया और अपना हाथ खींच लिया। मैं ये क्या कर रहा था? ये लड़की पिटवाएगी मुझे। अलीज़े चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ आऊँ। साद ने बाजू हिलाया अलीज़े का। सोने देना साद भाई, अलीज़े नींद में ही बड़बड़ाई। मुझे भी सोना है ना, चलो उठो अपने घर जाओ, साद ने थके थके लहजे में कहा। साद से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। इसने अलीज़े को दोनों बाजुओं से पकड़ा और उठाकर बिठा दिया। अलीज़े ने मंदी मंदी आंखें खोली। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ के आऊँ। साद ने अलीज़े को बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। एक हाथ इसकी गर्दन से गुजार के कंधे पर रख लिया और दूसरे हाथ से इसका बाजू पकड़ा और अलीज़े को खुद से लगाए कमरे से बाहर निकल गया। अलीज़े का सर साद के कंधे पर था। यार अलीज़े, बहुत तंग करती हो तुम मुझे, मार खाओगी किसी दिन मेरे हाथों से, साद ने खफकी दिखाई। आप अपनी गुड़िया को मारेंगे? अलीज़े ने हल्की हल्की आंखें खोलकर कहा। तुम सीधी हो जाओ नहीं तो नाली में फेंक दूंगा तुम्हें, साद ने मसनूई गुस्से से कहा। अलीज़े के लिए यही गुस्सा काफ़ी था। वो फ़ौरन सीधी हो गई। साद कभी भी इस पर गुस्सा नहीं करता था। साद को गुस्सा नहीं आता था, जब आता तो बहुत तेज़ आता था। वो अलीज़े को डराकर ख़ुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए साद अलीज़े पर मसनूई गुस्सा करता था। वो चिड़िया से दिल की मालिक साद के इतने से गुस्से से भी डर जाया करती थी। आंटी दरवाज़ा खोलें, आपका सामान आया है, साद ने डोर बेल बजाते हुए कहा। अलीज़े हल्की सी मुस्कुराई। साद बेटा कौन सा सामान? रक्षी बेगम ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा। आंटी ये सामान, साद ने बराबर में खड़ी अलीज़े की तरफ इशारा किया। अलीज़े तुम? मैं तो समझ रही थी तुम सो रही हो अपने कमरे में, रक्षी बेगम ने अलीज़े को डांटा। आंटी ये सो ही रही थी मगर मेरे कमरे में, आप अंदर ले जाएं इसे, कहीं ऐसा ना हो कि गली में ही सो जाए। साद ने ऊँघती हुई अलीज़े को देखा। जी बेटा, चलो अलीज़े अंदर आ जाओ। रक्षी बेगम ने बेटी को घर में लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। साद ने भी घर की राह ली। साद अपने बेड पर लेटा। इसे अपने बेड से अलीज़े की खुशबुएं आ रही थीं। वो मुस्कुराता हुआ आंखें मूंद गया। मोहब्बत की इब्तिदा हुई है, इश्क का मिलन बाकी है अभी।